अमेरिका की एक आंतरिक रक्षा रिपोर्ट ने, डिफेंस रिपोर्ट ने अमेरिका में खलबली मचा दी है। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि इतने दिनों के युद्ध के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता, मिलिट्री कैपेबिलिटी बनी हुई है। और बात वहाँ नहीं रुकती है दोस्तों। बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अपने नेवी सेक्रेटरी को बर्खास्त कर दिया है। याद कीजिएगा, इससे पहले जितने भी बड़े मिलिट्री अधिकारी थे उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया था या उन्हें छोड़ने पर मजबूर किया गया था। क्यों? क्योंकि ये तमाम लोग ट्रंप के ईरान वॉर पर सवाल उठा रहे थे। सबसे बड़ी बात, ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे हैं, और याद कीजिएगा कल उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दावा किया था कि मैं ये युद्ध विराम इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि ईरान के अंदर मतभेद हैं, ईरानियन रेजीम इज फ्रैक्चर्ड। अब खुद एक रिपोर्ट आ रही है CNN की जो कह रही है कि ट्रंप का यह दावा पूरी तरह से गलत है। यानी कि हर गुजरते लम्हे के साथ ये जंग और उसके बाद ट्रंप के लिए एक के बाद एक कूटनीतिक झटके ला रहा है। मगर उससे पहले दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। गौर फरमाएं दोस्तों, अल जजीरा की रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड हैज रिलीज्ड अ वीडियो टू शो इट्स फोर्सेस सीजिंग अ शिप इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। द कंटेनर शिप वाज वन ऑफ द टू कैप्चर्ड बाय ईरान ऑन वेडनेसडे। यानी कि बुधवार को ईरान ने दो कंटेनर शिप्स पर कब्जा कर लिया, जिसमें एक के लिंक्स इसराइल से बताए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें जिसे IRGC ने जारी किया है। आपकी स्क्रीन पर देखा जाए। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि जिन दो शिप्स पर IRGC ने कब्जा किया है वो कौन से शिप्स हैं और ये कदम अपने आप में क्या मायने रखता है, इसकी क्या स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन से दो शिप्स हैं। गौर फरमाएं। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज को कब्जे में लेते हुए अपना वीडियो जारी किया है। ये कंटेनर जहाज उन दो जहाज़ों में से एक था जिन्हें ईरान ने बुधवार को पकड़ा। बुधवार को IRGC ने जिन जहाज़ों को पकड़ा वो ये हैं। नंबर 1, MSC फ्रांसेस्का। ये एक पनामा फ्लैग वाला कंटेनर जहाज है जिसे ईरानी मीडिया और IRGC ज़ायनिस्ट शासन से जुड़ा बता रहे हैं, यानी कि एक तरह से इसराइल से लिंक्ड। दूसरा है एपामिनोदास। ये एक लाइबेरिया फ्लैग वाला कंटेनर जहाज है जिसे एक ग्रीक शिपिंग कंपनी चलाती है, यानी कि ओरिजिन के हिसाब से एक पनामा रजिस्टर्ड है और दूसरा लाइबेरिया रजिस्टर्ड। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान अंदर से पूरी तरह से दरक चुका है। आज उनके अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स उनके दावे को गलत साबित कर रहे हैं। क्यों और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात, ईरानियन रेजीम में इस तरह की यूनिटी, इस तरह की एकता इससे पहले कभी नहीं देखी गई। सबसे बड़ी बात, सड़क पर जनता की एकता। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर देखिए, वीडियो चल रहा है। ये वीडियो क्या है मैं आपको बताता हूं। IRGC ने अहवाज में एक रात की सभा के दौरान गुलाबी रंग का शाहिद 136 ड्रोन दिखाया जो एक वायरल वीडियो से प्रेरित पिंक मिसाइल वाले प्रतीक यानी सिंबल से जुड़ा था। इस वीडियो में एक छोटी ईरानी लड़की ने ऐसा सिंबल बनाया था। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें। इस वक्त क्या आप जानते हैं, अहवाज तेहरान की सड़कों पर मानो कोई मेला लगा हुआ है, कोई जश्न मन रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब आप एक देश की जनता को नहीं हरा सकते, जब आप उसके हौसले को नहीं तोड़ सकते, तो आप उसकी सरकार को कैसे हराएंगे? ईरान कह रहा है कि हम ये जंग जीत गए हैं। इसका प्रमाण यही है
कि सड़क पर उसकी जनता उतर रही है अपने सरकार के समर्थन में। रोज इस तरह से मेले लग रहे हैं। याद कीजिएगा, कल ही मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था जिसमें खुर्रम शहर मिसाइल का मुजाहिरा हो रहा था, उसका प्रदर्शन हो रहा था। और आप ऐसे देश को हराएंगे। मगर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो अमेरिका के लिए बहुत चिंताजनक है, और सबसे बड़ी बात, सीबीएस की ये जो रिपोर्ट है ना दोस्तों, वो इंटरनल अमेरिकन डिफेंस सोर्सेज के हवाले से आ रही है। और ये रिपोर्ट ये कहती है आपके स्क्रीन्स पर, यूएस ऑफिशियल्स से ईरान रिटेन्स सिग्निफिकेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी डिस्पाइट स्ट्राइक्स। सरल लफ्ज़ों में इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ईरान के पास अभी भी सैन्य काबिलियत है और वो अमेरिका के साथ दोबारा एक जंग शुरू कर सकता है, और शायद इस बार पहले से कहीं ज़्यादा भीषण। खबरें आ रही हैं कि इस वक्त ईरान के पास 50% से ज़्यादा डिफेंस कैपेबिलिटी मौजूद है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीबीएस की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है। सीबीएस जो कि एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल है, और फरमाएं, ईरान अब भी काफ़ी मजबूत सैन्य क्षमता बनाए हुए है, जबकि उस पर कई हफ्तों से अमेरिका और इसराइल के हमले हो रहे हैं। ऐसा कई अमेरिकी अधिकारियों ने बताया जो सीक्रेट रिपोर्ट से वाकिफ हैं। इन अधिकारियों ने सीबीएस न्यूज़ को मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया कि व्हाइट हाउस और अमेरिकी रक्षा विभाग के सार्वजनिक बयान शायद ईरान की बची हुई सैन्य ताकत को कम करके दिखा रहे हैं। 3 अधिकारियों के मुताबिक 7 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित सीज़फायर के समय तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडार और उससे जुड़े लॉन्च सिस्टम का लगभग आधा हिस्सा अब भी सुरक्षित है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि आईआरजीसी की नौसैनिक ताकत का करीब 60% हिस्सा अब भी मौजूद है, जिसमें तेज अटैक वाली स्पीड बोट्स भी शामिल हैं। तो आपने देखा, बैलिस्टिक मिसाइल बनी हुई हैं, आईआरजीसी की ताकत बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात, इस वक्त ये जो युद्ध विराम चल रहा है, इस वक्त ईरान अपने आप को रिचार्ज कर रहा है, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर रहा है, और इसमें उसकी मदद रशिया और चाइना लगातार कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि सीबीएस की रिपोर्ट और कौन कौन से सनसनीखेज दावे करती है। गौर फरमाएं। सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि ईरान की एयरफोर्स का करीब 2/3 हिस्सा अब भी ऑपरेशनल माना जा रहा है, जबकि हमलों में हजारों टारगेट पर वार किया गया था, जिनमें स्टोरेज और प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी शामिल थीं। यानी कि साफ हो जाता है दोस्तों कि ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार दावा करते रहे कि हमने नुकसान पहुंचा दिया, तो उसके कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। ईरान के तेवर अब भी बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात, सीबीएस की इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान न सिर्फ अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बनाए हुए है, बल्कि ये जंग डिप्लोमैटिकली भी जीत रहा है। सबूत, ये ईरान तय कर रहा है कि इस्लामाबाद में बातचीत कब होगी, क्योंकि याद कीजिएगा, जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद जाने को तैयार थे। वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से पूछ रहे थे कि जाएं कि ना जाएं, ईरान आएगा कि नहीं आएगा। ईरान ने कह दिया, नथिंग डूइंग, हम नहीं जा रहे हैं जब तक तुम नाकेबंदी खत्म नहीं करोगे। आपके स्क्रीन्स पर वो शख्स दोस्तों जो हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान में ताकतवर होता जा रहा है, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ, जो कि इस बातचीत में भी शामिल हैं। गौर कीजिएगा उनके एक एक शब्द पर, जो वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर। पूरा सीज़फायर तभी मायने रखता है जब उसे समुद्री नाकेबंदी और दुनिया की इकोनॉमी को बंधक बनाने से तोड़ा ना जाए, यानी अलग ना किया जाए, और हर मोर्चे पर चल रही ज़ायनिस्ट जंगबाजी को रोका जाए। इतने खुले तौर पर सीज़फायर तोड़ने के हालात में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना नामुमकिन है। वो अपने लक्ष्य न तो सैन्य हमले से हासिल कर पाए और न ही दबाव बनाकर कर पाएंगे। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, ईरानी जनता के अधिकारों को मानना। और ईरानी जनता, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, लगातार सड़कों पर है, जश्न मना रही है, क्योंकि वो अपनी सरकार के साथ है। ईरान गुस्सा भी है, वो कह रहा है कि शर्तें मानिए तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। गौर फरमाएं, ईरान का गुस्सा।
ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि शांति वार्ता रुकने के लिए वॉशिंगटन जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी कर रखी है। वहीं IRGC का कहना है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 विदेशी जहाज कब्जे में लिए और एक तीसरे जहाज पर फायरिंग की, क्योंकि उसने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि तेहरान बातचीत और समझौता चाहता है, लेकिन वादों का उल्लंघन, नाकाबंदी और धमकियां असली बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट और रूढ़ा है। तो देखिए, अमेरिका में साफ तौर पर एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, बस थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार दावा करते हैं ना कि इस वक्त ईरानी रेजीम के अंदर फ्रैक्चर्स हैं, यानी कि अंदर से इम्प्लोड हो रहा है, तबाह हो रहा है। खुद CNN की रिपोर्ट कह रही है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और यह सरासर गलत है। मगर सही मायनों में अगर कुछ इम्प्लोड कर रहा है तो वो अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी सरकार। इस खबर पर गौर कीजिए, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। गौर फरमाएं, US नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन आउस्टेड एज नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान कंटिन्यूज। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं पीट हेग्सेथ, ये हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये इससे पहले कई मिलिट्री ऑफिशियल्स को बर्खास्त कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप का जो नज़रिया है ईरान वॉर को लेकर, ये तमाम मिलिट्री ऑफिशियल्स उसे नहीं मानते हैं। लिहाजा उन्होंने एक के बाद एक कई लोगों को बर्खास्त कर दिया। और अब जॉन फेलन, जो कि एक नेवल सेक्रेटरी हैं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो जॉन फेलन हैं ये मिलिट्री ऑफिशियल नहीं हैं, ये सिविलियन हैं। ये नेवी के सेक्रेटरी थे जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और इस बारे में CNN क्या कहता है, गौर फरमाएं। नौसेना के सेक्रेटरी जॉन फेलन को उनके पद से हटा दिया गया है। इस मामले से जुड़े 6 सोर्सेज ने CNN को बताया। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पानेल ने बुधवार शाम ऐलान किया कि फेलन तुरंत प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। 2 सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने फेलन से कहा कि या तो वो इस्तीफा दें, नहीं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। कई सोर्सेज ने CNN को बताया कि फेलन और हेग्सेथ के बीच महीनों से तनाव चल रहा था। हेग्सेथ को लगता था कि फेलन जहाज निर्माण सुधारों को लागू करने में बहुत धीमे हैं और वो इस बात से भी नाराज थे कि फेलन सीधे ट्रंप से बात करते थे, जिसे हेग्सेथ अपने ऊपर से निकलकर यानी बाईपास करने की कोशिश मान रहे थे। डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी स्टीव फाइनबर्ग भी जहाज निर्माण और नेवी की खरीद से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर कंट्रोल लेना चाहते थे, जो आमतौर पर फेलन के दायरे में आता है। मगर आपको गौर करना पड़ेगा कि आप जॉन फेलन की फायरिंग को, उनकी सैकिंग को अलहदगी में, आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इससे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पीट हेग्सेथ उन तमाम बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स को हटा रहे हैं जो ट्रंप के ईरान वॉर विजन से इत्तेफाक नहीं रखते थे। आपकी स्क्रीन्स पर रॉयटर्स के मुताबिक फेलन का जाना एक बहुत बड़ा बदलाव का हिस्सा है जो पेंटागन में हर लेवल पर चल रहा है। पीट हेग्सेथ के तहत इसमें पिछले साल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन एयरफोर्स जनरल CQ ब्राउन को हटाना भी शामिल है। साथ ही चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस और एयर फोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ को भी हटाया गया था। इसी महीने की शुरुआत में हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को बिना कोई वजह बताए हटा दिया था। अब फेलन की जगह नेवी के एक्टिंग हेड के तौर पर एक और ट्रंप समर्थक आ रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी हंग काओ, जो 25 साल के नेवी कॉम्बैट वेटरन हैं और वर्जीनिया से US सेनेट और हाउस के लिए लड़ चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं पाए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ये जो दावा कर रहे हैं कि इरानियन रेजीम अंदर से फ्रैक्चर्ड है, यहां पर फ्रैक्चर कहां दिखाई दे रहा है, इरानियन रेजीम में या US रेजीम में? सबसे बड़ी बात, ट्रंप ये जो दावा कर रहे हैं ना कि इरानियन रेजीम इज टोटली फ्रैक्चर्ड, खुद CNN इस पर सवाल उठा रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस खबर पर गौर कीजिए। ट्रंप क्लेम्स Iran's regime is fractured, the reality is more complicated।
अब CNN इस बारे में क्या रिपोर्टाज कर रहा है, मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें, क्योंकि इस रिपोर्ट को आपको लिंक करना पड़ेगा जॉन फेलन की बर्खास्तगी के साथ। जॉन फेलन, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, अमेरिका के नेवी सेक्रेटरी थे। गौर कीजिएगा ये रिपोर्ट क्या कहती है। मुझे लगता है कि ये ईरानी नेतृत्व को लेकर काफी गलत समझ है। महत कमरावा, जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी कतर में गवर्नमेंट के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बेकी एंडरसन से अल जजीरा पर कहा, लीडरशिप काफी एकजुट है और हमने ये बात युद्ध के दौरान और बातचीत की प्रक्रिया में साफ तौर पर देखा। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि युद्ध के पहले ही दिन आपने ईरान के सबसे बड़े ब्रांड सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को मार दिया था। अब उसके बाद ईरान के अंदर इस कदर यूनिटी दिखाई दी, इस कदर एकता दिखाई दी, जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ी बात, 40 दिन के युद्ध के बाद लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए था, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए था, अगर लोग बौखलाए हुए थे, अगर लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, मगर इसके उल्टा हो रहा है। मैं आपको लगातार इस मंच पर दिखा रहा हूं कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं अपनी सरकार के पक्ष में। गौर फरमाएं, ईरान में शासन अब काफी ज्यादा जटिल हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर वहां के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेताओं को खत्म कर दिया, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी भी शामिल थे। अब हालात ऐसे हैं कि पहले आपस में टकराने वाले अलग अलग राजनीतिक गुटों के नेता एक साथ मिलकर देश का भविष्य तय कर रहे हैं, वो भी एक तरह के अस्तित्व के खतरे वाले युद्ध के दबाव में। और उस मुख्य फैसला लेने वाले नेता की साफ गैर मौजूदगी में मुश्तबा खामेनी, जिन्होंने अपने पिता के बाद यह पद संभाला, जी हां सही सुना आपने, मुश्तबा खामेनी, जो सीन से गायब हैं, कायदे से उन्हें लीडरशिप लेनी चाहिए थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ईरान यूनिटी के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है। अगेन, इन नेताओं को एक तरफ देश के भविष्य के अपने विजन को संभालना है, तो दूसरी तरफ अंदर से जो कट्टरपंथी गुट हैं, उनका जो दबाव है, जो हार मानने को तैयार नहीं है, और बाहर से डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है, जो जीत का ऐलान करवाना चाहते हैं। फिर भी अपने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद ये नेता बाहर की दुनिया के सामने एकजुट दिखने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही युद्ध को कैसे संभालना है या अमेरिका के साथ बातचीत कैसे करनी है, इस पर गहरे मतभेद हों, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इसके अलावा ट्रिटा पासी हैं, जो कि एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने CNN को क्या बताया, मैं चाहता हूं आप उनके एक एक लफ्ज पर गौर करें। ईरानी लीडरशिप के अलग अलग गुट अब युद्ध से पहले के मुकाबले ज्यादा यूनिफाइड हैं, ज्यादा एकजुट हैं, त्रिता पारसी ने CNN से कहा, क्योंकि अब ये एक छोटा सा समूह रह गया है और ये समूह युद्ध में अपनाई जाने वाली स्ट्रैटेजी को लेकर पहले से ज्यादा एकमत है। उन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनी के समय की तुलना में बताया, यानी कि आयतुल्लाह अली खामेनी के दौरान जो यूनिटी थी, कई बिखराव थे, अब वो बिखराव नहीं है। वो जो तमाम दरारें थीं, वो दरारें पाट ली गई हैं, जो अपने आप में बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बड़ी गलती कर दी ईरान पर हमला करके, ईरान को और ज़्यादा यूनिफाई कर दिया है। डिप्लोमेटिकली आज की तारीख में अमेरिका अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। यूरोप के अंदर जो उसके साथी थे, वो आज उसके साथ नहीं है। ये सब बतला रहा है कि हाउ दिस वॉर हैज़ बीन अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर डोनाल्ड जे ट्रंप। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, मोहम्मद बाखर गालिबाफ, ये शख्स जो कि ईरानी संसद का स्पीकर है, मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो मोहम्मद गालिबाफ ईरान में सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर उभरें। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुश्तबा खामेनी, याद कीजिएगा जब पहला अटैक हुआ था तब ये खबरें आ रही थी कि वो चोटिल हो गए थे, वो घायल हो गए थे, और उसके बाद से लेकर अब तक वो सिर्फ एक बार दिखाई दिए हैं, जब उन्हें ईरान के वॉर रूम में देखा गया था युद्ध के बीचों बीच। अब उनकी जो तस्वीर सामने उभर कर आई थी, हम नहीं जानते वो कितनी कंफर्म्ड है, मगर वो इकलौती तस्वीर थी जब वो सामने आए थे। मगर अगर आप गालिबाफ की बात करें तो गालिबाफ आपको हर जगह दिखाई देते हैं। आप उन्हें इस्लामाबाद में देखते हैं, आप उन्हें ईरान के अंदर देखते हैं, आप उन्हें सड़कों पर लोगों के बीच देखते हैं, जिससे पता चलता है कि गालिबाफ अपने आप में कितना बड़ा फैक्टर साबित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप एक किस्म के रक्षात्मक मुद्रा में, एक किस्म की डिफेंसिव पोस्चर में, और फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया
वो इसका सबूत है। गौर कीजिएगा वो क्या कह रहे हैं। ट्रंप सेज देयर इज नो टाइम फ्रेम ऑन ईरान वॉर एंड डिनाइज मिड टर्म ड्राइविंग डिसीजन। यानी कि ट्रंप यहां पर डिफेंसिव पे इसलिए हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो फॉक्स न्यूज़ जो कि वहां का गोदी मीडिया है, उन्हें ये बता रहे हैं कि मैं ये जो तमाम फैसले कर रहा हूं इसके पीछे आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो ये भी कह रहे हैं कि सीज फायर को लेकर कोई टाइम फ्रेम नहीं है, यानी कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अब आप पर यह दबाव नहीं है अमेरिकी जनता के सामने कि अगर ये सीज फायर खत्म हो गया तो क्या आप ईरान पर हमला करेंगे, क्योंकि ईरान पर हमला करने की हिम्मत डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। गौर फरमाइए कि उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा। आपके स्क्रीन पर उन्होंने मार्था मैकैलम को फॉक्स न्यूज़ पर दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मंगलवार दोपहर बढ़ाए गए सीज फायर या नई शांति वार्ता शुरू करने को लेकर कोई टाइम प्रेशर नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि युद्ध कब खत्म होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कोई टाइम फ्रेम नहीं है और कोई जल्दबाजी भी नहीं है। पहले उन्होंने कहा था कि युद्ध 4 से 6 हफ्ते चलेगा, लेकिन अब यह 7वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। लोग कहते हैं मैं मिड टर्म इलेक्शंस की वजह से इसे जल्दी खत्म करना चाहता हूं, यह सही नहीं है, ट्रंप ने कहा और जोड़ा कि उनकी सरकार अमेरिकी लोगों के लिए अच्छी डील चाहती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रखेंगे, भले ही उन्होंने सीजफायर बढ़ा दिया हो और इसकी कोई खत्म होने की तारीख तय नहीं की। साथ ही उन्होंने तेहरान पर दबाव डाला कि वो बातचीत फिर से शुरू करने के लिए एकजुट प्रस्ताव पेश करे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार शाम तक ईरानी अधिकारियों की तरफ से लगभग कोई जवाब नहीं आया था। अभी ईरान कह चुका है कि आप ब्लॉकेड बंद कीजिए, यू स्टॉप द नेवल ब्लॉकेड, आप जो नौसेना नाकेबंदी है उससे खत्म कीजिए। दूसरी तरफ इसी शो की शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया कि IRGC ने 2 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया और तीसरी पर फायरिंग किया है। तो आप मुझे बताइए, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है आप हमारी ये शर्तें मान लीजिए। पहले 3 से 4 शर्तें थी, अब ईरान ये कह रहा है कि देयर इज ओनली वन कंडीशन, स्टॉप द नेवल ब्लॉकेड, नौसैनिक नाकेबंदी बंद कीजिए। आसान है, मगर वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लगता है, लिहाजा वो सुनने को तैयार नहीं है। तो इसी मंच पर जंग, उससे जुड़ी पेचीदगियां, कॉम्प्लेक्सिटीज मैं आप तक लाते रहूंगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कहने को ही जंग खत्म हो गई है, मगर उसकी जो बात के हालात हैं वो और भी ज्यादा दिलचस्प हैं। लिहाजा आप मेरी एनालिसिस लगातार देखते रहें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।